बेचकर उस पर आयकर देना होता है। जब प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति द्वारा बेची जाती है, वो भारतवर्ष के किसी भी स्थान के रहने वाला व्यक्ति हो, अगर उनके द्वारा कोई प्रॉपर्टी बेची जा रही है जिसमें कोई मकान हो, कोई प्लॉट हो, कोई फ्लैट हो या एग्रीकल्चर लैंड, खेती क्यों ना हो, कोई दुकान हो, तो जब इस प्रकार की जो स्थायी स्वरूप वाली, नेचर वाली प्रॉपर्टी बेची जाती है, तो उस प्रॉपर्टी बेचने पर आयकर देना होता है। और दोस्तों, ये जो आयकर की दर होती है, ये 20% होती है। कुछ स्थितियों में अगर हम समय पर इस प्रॉपर्टी को बेचने की राशि को इन्वेस्टमेंट कर दें, कहीं दूसरी और कोई दूसरे स्थान पर इसको निवेश कर दें, तो उस स्थिति में जो हमने प्रॉपर्टी बेचकर जो करोड़ों के रूप में या लाखों की कीमत की जो प्रॉपर्टी बेची है, उस प्रॉपर्टी को बेचने पर हमें जो राशि प्राप्त हुई है, उससे उस प्रॉपर्टी पर हम आयकर देने से बचकर अगर हम समय सीमा में निवेश कर देते हैं, तो इस निवेश की गई राशि पर हमको आयकर नहीं देना होता है। कुछ स्थितियां होती हैं। अब एक राम नाम का व्यक्ति, मान ले कि उनके द्वारा आज से 4 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली गई थी, मकान लिया गया था। उस मकान में वो रहवास के लिए उपयोग करते थे उस मकान का। अब कुछ कारणवश या उन्हें कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेना के कारण या रुपयों की आवश्यकता होने के कारण जो उन्होंने 4 वर्ष पहले ये जो प्रॉपर्टी ली थी, उसको वो बेचना चाह रहे थे, और उससे प्राप्त राशि जो कि 1,15,00,000 थी, अब नियमानुसार इस 1,15,00,000 रुपए की राशि पर इस प्रॉपर्टी को बेचने पर उनको आयकर देना होगा। लेकिन अगर वो इस 1,15,00,000 की राशि का इन्वेस्टमेंट, निवेश किसी अन्य जगह पर कर देते हैं, तो कुछ स्थितियों में इस पर आयकर देने से बचा जा सकता है। इसमें नियम यह है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी बेची गई और उससे प्राप्त राशि को, अगर मान लो वो प्रॉपर्टी कोई मकान था, अब जिस व्यक्ति द्वारा ये मकान बेचा गया है और उस मकान को बेचने पर जो राशि मिली है उस व्यक्ति को, उस राशि को अगर वो कोई दूसरे मकान में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आयकर अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत, तो जो दूसरा मकान लेने पर इन्होंने जो राशि निवेश की है, उसमें इनको प्रॉपर्टी बेचने पर जो राशि प्राप्त हुई है, उस पर आयकर से छूट प्राप्त हो जाती है। इसमें इसकी गणना करनी होती है कि आज से 4 वर्ष पहले इनके द्वारा जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, उसकी कीमत क्या थी, और आज जब बेची गई तो उस पर कितनी राशि इनको बढ़कर मिली। उसके बाद में बेची गई राशि में से जो निवेश की गई राशि थी, और इसमें एक इंडेक्सिंग वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला उपयोग किया जाता है। उस फार्मूले के उपयोग करने के बाद में जो बढ़ी हुई राशि आई है, इसको कम करने के बाद में जो इनको इस प्रॉपर्टी को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट पर या तो इनको आयकर देना होता है, या फिर ये एक निश्चित समय अवधि में इस दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। तो मान लिया जो प्रॉपर्टी इन्होंने 1,15,00,000 में बेची, अब मान लो वो इन्होंने 70 लाख में खरीदी थी और इसकी वैल्यूएशन बढ़ के वो 80 लाख आ गई, तो 70 उसमें जो कीमत बढ़ी इनकी 10 लाख रुपए, ऐसी टोटल 80 लाख। 1,15,00,000 में से जो 80 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, बाकी जो राशि बचेगी, इस राशि पर इनको 20% की दर से आयकर देना होगा। अगर ये जो आयकर रिटर्न भरने की अवधि होती है, अगर मान लो ये व्यापारी पैसा व्यक्ति नहीं है और इनके स्थिति में आयकर रिटर्न भरने की जो तारीख 31 जुलाई होती है प्रतिवर्ष, अगर उस दिनांक तक 31 जुलाई तक अगर ये दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने में इस राशि को निवेश कर देते हैं, दूसरा मकान खरीद देते हैं, तो टोटल अगर उस दूसरे मकान में अगर 35 लाख रुपए निवेश कर देते हैं, तो इनको आयकर नहीं देना होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है कि जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं और हमारी मनमाफिक कोई दूसरी प्रॉपर्टी हम लेना चाहते हैं, लेकिन उस स्थिति में अगर हमें 31 जुलाई तक, जो कि आयकर रिटर्न भरने की समय अवधि होती है, उस तक अगर वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती, तो उस कंडीशन में नेशनलाइज्ड बैंक में
कैपिटल गेन खाता खोलना होता है। ये कैपिटल गेन खाता दो तरीके से खोल सकते हैं। जैसे हम सामान्य स्थितियों में अगर हमारे द्वारा जो बचत की गई राशि को हम जमा करना चाहते हैं तो बचत खाता खोलते हैं, या फिर हम लोगों के पास में बड़ी मात्रा में राशि होती तो हम फिक्स डिपॉजिट रूप में एफडीआर या एचडीआर बनाते हैं। उसी स्थिति के अनुसार अगर ये प्रॉपर्टी बेचने पर जो राशि प्राप्त हुई है, इस राशि को दो तरीके से कैपिटल गेन खाते में निवेश कर सकते हैं। 31 जुलाई जो प्रॉपर्टी बेचने पर जो राशि प्राप्त हुई है और 31 जुलाई जो आयकर रिटर्न भरने की तारीख होती है, उसके पूर्व अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी खरीद कर उसमें निवेश नहीं कर सके तो नेशनलाइज्ड बैंक में, जो राष्ट्रीयकृत बैंक होती है, उसमें कैपिटल गेन खाता खोलकर, और उसमें ये मेंशन करना होता है कि ये किस सेक्शन के अंतर्गत किस स्वरूप में निवेश की जाएगी राशि। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, मान लो आपने प्रॉपर्टी में मकान बेचा और इस मकान को बेचने से दोस्तों आप अगर 31 जुलाई तक दूसरा मकान नहीं ले पाए, क्योंकि इसमें सेक्शन 54 होता है जिसका लाभ प्रॉपर्टी बेचने वाले को मिलता है कि अगर वो प्रॉपर्टी बेचने पर जो राशि प्राप्त हुई है उसको अगर वो राशि कोई दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं तो सेक्शन 54 के अंतर्गत इनको आयकर से छूट मिल जाती है, उस राशि पर आयकर नहीं देना होता है। लेकिन दोस्तों अगर मान लो 31 जुलाई तक ये दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाए और अगर ये इस पे आयकर रिटर्न ना देते हुए अगर इनकी इच्छा है कि मैं कुछ समय बाद इस नई प्रॉपर्टी में निवेश करूं, तो इस स्थिति में 3-4 कंडीशन होती है। पहला कि इनको 31 जुलाई के पहले राष्ट्रीयकृत बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक में कैपिटल गेन खाता खोलना होता है। वहाँ पर बताना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टी बेची गई है और भविष्य में ये किस प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, किस सेक्शन के अंतर्गत। ये मकान अगर बेच के राशि ली गई तो मकान में ही निवेश करेंगे। तो उस कंडीशन में ये चाहे तो नॉर्मल कैपिटल गेन खाता या फिर फिक्स डिपॉजिट के रूप में कैपिटल गेन खाता खोल सकते हैं। जब भी ये निवेश करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में, तो उस स्थिति में जिस व्यक्ति से ये दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रहा है उस व्यक्ति को डायरेक्ट उनके बैंक खाते में उनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड लेकर सीधे कैपिटल गेन खाते से उनके खाते में पेमेंट किया जाता है और उसकी जानकारी बैंक को और आयकर विभाग को दी जाती है। तो उस स्थिति में इनके द्वारा जो प्रॉपर्टी बेची गई है और प्रॉपर्टी बेचकर जो लाखों करोड़ों रुपए में राशि प्राप्त की गई है, उस पर अगर ये समय अवधि में निवेश कर देते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं या कैपिटल गेन खाते में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उस स्थिति में यह आयकर देने से इनको छूट मिल जाती है। तो दोस्तों जब आपका कोई रहवासी मकान, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची और उस प्रॉपर्टी को बेचने पर अगर मान लो आप आयकर की छूट चाहते हैं, तो उस प्राप्त हुई राशि को आपको जो मापदंड आयकर विभाग द्वारा तय किए गए उसमें निवेश करना होता है। और 31 जुलाई जो कि आयकर रिटर्न भरने की तारीख होती है, उस तक अगर आप निवेश कर पाए तो उसकी छूट मिल जाती है सेक्शन 54 की। अगर स्थितिवश अगर आप 31 जुलाई तक निवेश नहीं कर पाए दूसरी प्रॉपर्टी लेने पर, प्रॉपर्टी बेचने से प्राप्त हुई राशि को, तो उस राशि को दोस्तों फिर कैपिटल गेन खाता राष्ट्रीय बैंक में खाता खोलकर उसमें जमा करना होता है। इसमें आप चेकबुक भी इशू करा सकते हैं, इसमें आपको ब्याज भी प्राप्त होता है। कैपिटल गेन खाते में प्राप्त ब्याज टैक्सेबल होता है। जैसे आप सामान्य एफडी बनाते हैं उस पर आपको प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ब्याज मिलता है। इस ब्याज को आयकर रिटर्न भरते समय इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाना होता है। साथ ही साथ दोस्तों जब आप प्रॉपर्टी में मकान बेचते हैं और मकान बेचकर अगर मान लो आयकर छूट के लिए आप 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी बेच पाए, तो उस कंडीशन में आप बना बनाया मकान भी ले सकते हैं, कोई मकान बेचकर प्राप्त की गई राशि को इन्वेस्ट करके, या फिर कोई फ्लैट ले सकते हैं, या फिर कोई प्लॉट लेकर उस पर निर्माण कर सकते हैं। अब दोस्तों जिस दिनांक को भी, जिस वर्ष में भी आपने प्रॉपर्टी बेची है, उस दिनांक से 1 वर्ष पूर्व भी अगर आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी में और निवेश की हो राशि, तो उसकी भी आपको छूट मिल जाती है सेक्शन 54 के अंतर्गत। दूसरी स्थिति, अगर प्रॉपर्टी बेचने के दिनांक से आने वाले अगले 2 वर्ष में अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं, पर इस स्थिति में जिस भी दिनांक को, जिस वित्तीय वर्ष में आपने प्रॉपर्टी बेची है, तो उस वित्तीय वर्ष के जो अगला वर्ष होता है
उसके 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न भरना होता है और उस वर्ष में जितनी भी इनकम आपने प्राप्त की हो उस पर आयकर की गणना करके आयकर देना होता है। उसके अंतर्गत अगर मान लो आप 31 जुलाई तक उस दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश नहीं कर पाए तो उस स्थिति में आपको कैपिटल गेन खाता खोलकर वह इन्वेस्टमेंट करना होता है और उसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है कि हमको प्रॉपर्टी बेचने से कैपिटल गेन हुआ था और हमने कैपिटल गेन खाते में इस राशि को इन्वेस्ट किया है। तीसरी स्थिति होती है दोस्तों कि अगर मान लो आपने कोई प्लॉट लिया और आने वाले 3 वर्षों तक आप उस पर निर्माण कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो इन 3 स्थितियों में आप चाहे तो 1 वर्ष पहले आपने प्रॉपर्टी को खरीदी हो मकान बेचने की दिनांक से, या प्रॉपर्टी बेचने के दिनांक से 2 वर्ष बाद तक आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली हो, या फिर दोस्तों आपने 3 वर्ष में कोई नया कंस्ट्रक्शन नया निर्माण कर लिया हो। पर अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना होता है दोस्तों कि क्या हमको कैपिटल गेन खाते में पूरी राशि जमा करनी है, क्या हमको नया मकान हमने जो 1 वर्ष पहले खरीदा था उसमें क्या पूरी की पूरी राशि निवेश की गई होना चाहिए, या फिर क्या हमने 2 वर्ष में जो नया मकान खरीदा है क्या वो पूरी की पूरी राशि इन्वेस्टमेंट करके खरीदा होना चाहिए, या फिर जो निर्माण हम कर रहे हैं क्या उसमें पूरी राशि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें गणना ये करनी होती है कि सामान्य तौर से एक जो नियम है कि मान लो कोई भी चीज़ हमने जब खरीदते हैं तो उसमें हमारी राशि इन्वेस्टमेंट होती है, अगर उसको कुछ बढ़ के अगर अमाउंट मिलती है तो हमारा प्रॉफिट माना जाता है, इनकम मानी जाती है। तो प्रॉपर्टी के केस में भी दोस्तों ये नियम लागू होता है कि जैसे मान लो आप कोई व्हीकल खरीदते हैं तो व्हीकल की कीमत जैसे ही शोरूम से गाड़ी बाहर आती है तो वो उसकी कीमत कम हो जाती है, उस पर डेप्रिसिएशन मिलता है, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन रियल इस्टेट प्रॉपर्टी का क्षेत्र एक ऐसा होता है जहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो उसकी कीमत आने वाले वर्षों में बढ़ती जाती है। तो जैसे श्री राम जी ने जो प्रॉपर्टी 70 लाख रुपए में खरीदी थी, जिस वित्तीय वर्ष में उन्होंने प्रॉपर्टी बेची उससे 4 वर्ष पहले, तो उस स्थिति में जिस वर्ष उन्होंने प्रॉपर्टी बेची 4 वर्ष बाद जिस वर्ष उन्होंने 70 लाख निवेश किए थे उसकी कीमत बढ़ के हो गई थी 80 लाख, लेकिन उसकी 80 लाख की जो प्रॉपर्टी थी उसको बेचने पर उन्हें मिल रहे थे, उनको मिले 1 करोड़ 15 लाख रुपए। तो निवेश किए गए 70 लाख, बढ़ के कीमत आई 80 लाख और उनको वास्तव में मिले 1 करोड़ 15 लाख। तो जो ये अंतर आया, इस अंतर में से इनकी इनकम 45 लाख नहीं मानी जाएगी, 35 लाख मानी जाएगी, क्योंकि 1 करोड़ में से 80 लाख रुपए कम होंगे और बाकी जो 35 लाख हो गए या तो इनको इस पर आयकर देना होगा, या फिर इन्होंने ये प्रॉपर्टी जो बेची है मकान के रूप में बेची है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है, तो उस स्थिति में इनको 35 लाख रुपए पर या तो जो प्रॉफिट हुआ है प्रॉपर्टी बेचने से इस पर इनकम टैक्स देना होगा, या फिर अगर ये इस 35 लाख को 31 जुलाई तक किसी दूसरी प्रॉपर्टी को खरीदने में या फिर निर्माण नई प्रॉपर्टी करने में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके तो कैपिटल गेन खाते में राष्ट्रीय बैंक में खाता खोलकर 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने होंगे। और इस 35 लाख के ऊपर श्री राम जी को जो प्रतिवर्ष आयकर, अगर हम एक सामान्य एफडी बनाते हैं तो उस पर जो हमको एफडी पर ब्याज मिलता है दोस्तों, तो वो इनकम टैक्स में आय मानी जाती है, उस पर आयकर की गणना होती है और उस पर टैक्स देना होता है, इनकम टैक्स देना होता है। तो उसी तरह दोस्तों ये जो कैपिटल गेन खाता बनाकर जो इसमें एफडी के रूप में प्रॉपर्टी बेचने से जो प्राप्त राशि इन्वेस्टमेंट की गई है, उस इन्वेस्टमेंट की गई राशि पर कैपिटल गेन खाते पर इनको जितना भी ब्याज प्राप्त होगा ये इनकी आय मानी जाएगी और इस पे इनको आयकर की गणना करते समय आयकर देना होगा। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने आयकर से छूट के लिए इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट की गई राशि पर भी हमको ब्याज मिला, तो ये इनकम में हमारी जुड़ेगी और टैक्सेबल इनकम होगी और आयकर के गणना अनुसार इस पर टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो दोस्तों एक ये प्रॉपर्टी की स्थिति हो गई, साथ ही साथ में स्थिति ये होती है कि श्री राम जी ने जो प्रॉपर्टी बेची है राम कुमार को, तो राम कुमार जी द्वारा जब इस प्रॉपर्टी को खरीदा गया है तो श्री राम जी से ये इनका पैन कार्ड मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, इनकी केवाईसी मांगेंगे, इनका बैंक अकाउंट, इनका एफएससी कोड, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी का पैसा है बेचने का 1 करोड़ 15 लाख रुपए, ये सीधे इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा, चाहे नेट बैंकिंग हो, आरटीजीएस की सुविधा हो, एनईएफटी हो या फिर अकाउंट पे चेक से या अकाउंट पे डीडी से, क्योंकि
प्रॉपर्टी बेचने पर जो राशि प्राप्त की जाती है वो बैंक चैनल के माध्यम से प्राप्त करनी होती है। अगर आप नकद में पेमेंट करते हैं तो प्राप्त करने वाले पर 269 एसटी के अंतर्गत अगर मान लो इन्होंने 5 लाख रुपए नकदी प्राप्त कर लिए तो 5 लाख के बराबर की राशि इनको आयकर में पेनल्टी के रूप में देना होगी। तो प्रॉपर्टी बेचने पर हमेशा जो राशि है वो बैंक के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए, नगद नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ में जो राम कुमार है, श्री राम जी से ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और जो राम जी है इनको श्री राम जी का जो पैन कार्ड है इसको देखना पड़ेगा कि ये इनकी केवाईसी अपडेट है, ये पैन कार्ड ऑपरेटिव है। तो उस कंडीशन में ये जो प्रॉपर्टी की कीमत है 1,15,00,000 पर इनको 1% से टीडीएस काटना पड़ेगा अगर वो आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है। और उस स्थिति में जो है तो इनको 1% से टीडीएस काटकर इनके पैन कार्ड पर आयकर विभाग में ये जमा करना होगा। और इसकी जानकारी इनको श्री राम जी को इनके आयकर विभाग की जो साइट है इनकम टैक्स की, उसमें जो 26 एएस है, टीआईएस है, एआईएस है, उसमें इनको दिखाई देगी। क्योंकि 1,15,00,000 पर जो 1% से टीडीएस काटा गया है ये एक तरीके से इनकी जो इन्वेस्टमेंट किया गया एक तरीके से आयकर विभाग में एक तरीके से इनकम टैक्स दे दिया गया है। क्योंकि टैक्स जमा करने के कई तरीके होते हैं, या तो आप स्वयं गणना करके सेल्फ असेसमेंट चालान से भर दें या फिर एडवांस टैक्स के रूप में भरें अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप पे आयकर देने की पात्रता आती है तो, या फिर आपका टीडीएस या टीसीएस कटा हो। तो कुल आयकर जो दे आता है उसमें से टीडीएस, टीसीएस, सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स जो आपके द्वारा दिया गया है आपके पैन कार्ड पर वो कम होता है। बाकी स्थिति में अगर कुछ टैक्स और देना बनता है तो वो देना होता है, या फिर अगर अधिक टैक्स दे दिया गया है तो उसका रिफंड ले लिया जाता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है राम जी को कि उन्होंने जो श्री राम जी से प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस पर वो नियमानुसार 1% से टीडीएस काटे, समय अनुसार वो टीडीएस आयकर विभाग में जमा कराए। और अगर मान लो वो इनऑपरेटिव पैन कार्ड होता है, वो अगर लिंक नहीं है आधार कार्ड और पैन कार्ड से, तो श्री राम जी के जो पैन कार्ड लिया उस पर उनको 20% से टीडीएस काटना होगा, वो आयकर विभाग में जमा करना होगा। और 1,15,00,000 में से जो 20% टीडीएस इन्होंने काटा है वो बाकी राशि इनको बैंक के माध्यम से देना होगी। तो हमने ये देखा कि एक प्रॉपर्टी जब बेच रहा है व्यक्ति तो उनको निवेश करना होता है पैसा, कि अगर वो आयकर देना चाहे तो आयकर उस पर दे दे नियमानुसार 20% की दर से, या अगर उस राशि को वो कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं निश्चित समय सीमा में, या फिर कैपिटल गेन खाता खोल लेते हैं तो उस स्थिति में उनको आयकर छूट मिलती है। और एक निश्चित अवधि जो कि 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष जो भी स्थिति है उसके अनुसार वो लागू होती है। और अवधि में अगर वो दूसरी प्रॉपर्टी में उस राशि को निवेश कर देते हैं तो उनको आयकर से छूट प्राप्त हो जाती है। और क्रेता द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति के द्वारा अगर वो उनके पैन कार्ड पर अगर टीडीएस काटा गया है 1% की दर से या 20% की दर से, तो वो उनके 26 एएस में, टीआईएस में, एआईएस में दिखाई देता है। और साथ ही साथ में उनको उसको या तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं आयकर रिटर्न भर के, या फिर वो अतिरिक्त उनको जो टैक्स देना आता है उसको वो भर सकते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है दोस्तों कि अगर मान लो इन्होंने मकान की जगह कोई दूसरी प्रॉपर्टी बेची हो, मान लो इन्होंने कोई प्लॉट बेचा हो, खाली ज़मीन बेची हो, या एग्रीकल्चर लैंड बेचा हो, या शॉप बेचा हो, तो अगर कोई एक ये मान के चले कि एक दिलीप भाई है, दिलीप भाई के द्वारा अगर मान लो इनकी कोई निवासी प्रॉपर्टी के अलावा मान लो कोई एग्रीकल्चर लैंड बेचा हो, खेती बेची हो, और उस स्थिति में अगर मान लो इनको 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो अब यहाँ ये करना होगा कि एग्रीकल्चर लैंड की स्थिति में एक तो ग्रामीण भूमि होती है, एक शहरी भूमि होती है। तो इसमें कुछ नियम होते हैं आयकर विभाग में कि जिस क्षेत्र में ये भूमि स्थित है उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, और उस क्षेत्र का जो नगरपालिक निगम, नगर निगम या कैंटोनमेंट बोर्ड जो होता है, तो उस स्थिति में उससे जहाँ पर ये भूमि स्थित है उसकी दूरी कितनी है, क्या ये 2 किलोमीटर है, क्या वहाँ की जनसंख्या 10,000 से कम है, या 10,000 से 1 लाख के बीच है, और ये प्रॉपर्टी क्या 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर स्थित है,
या 2 किलोमीटर की दूरी के बाहर स्थित है, या फिर उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है क्या वो 1 लाख से अधिक या और 10 लाख से कम है। तो उस स्थिति में ये जो सीमा होती है 6 किलोमीटर हो जाती है। क्या ये प्रॉपर्टी जो है वो 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्थित है, या फिर 6 किलोमीटर के दायरे के बाहर है, या फिर उस क्षेत्र की जनसंख्या अगर 10 लाख के ऊपर है, तो 10 लाख की स्थिति में वो प्रॉपर्टी जो स्थित है क्या वो 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्थित है या 8 किलोमीटर दायरे के बाहर है। तो ये कैलकुलेशन देखना होता है जब एक कोई ऐसा एग्रीकल्चर लैंड बेचा जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी बेची जाती है जो भी उस क्षेत्र की जो सीमा है उससे वो कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और साथ ही साथ में उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, तो उसके आधार पर इसका कैलकुलेशन होता है। साथ ही साथ में अब ये जो 2 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी बेची गई है एग्रीकल्चर लैंड के रूप में, खेती बेची गई है, तो यहाँ पर 2 स्थिति होती है। इसमें एक सेक्शन होता है 54B, अगर खेत बेचने के बदले ही अगर आप आयकर रिटर्न भरने की जो तारीख है 31 जुलाई, उसके पहले दूसरा खेत खरीद कर ये राशि उसमें निवेश कर देते हैं, तो उसमें आपको आयकर की छूट प्राप्त हो जाती है दोस्तों। अगर आपके मनमाफिक कोई दूसरा खेत आपको 31 जुलाई तक नहीं मिल पाया, उस स्थिति में आपको नेशनलाइज बैंक में कैपिटल गेन खाता खोलना होता है। अब यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि जो कैपिटल गेन की हम बात कर रहे हैं बार बार, तो उसमें ये 2 स्थितियाँ होती हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता क्या है एक्चुअल में, कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके स्वामित्व की जब भी आपने उसमें निवेश किया है, पैसा खरीदा है, अगर वो जो पैसा आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है और जिस तारीख को खरीदी है, उस तारीख से लेके जिस तारीख को आप ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं दोस्तों, अगर वो 2 वर्ष से कम आपके पास रहती है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। और उस कंडीशन में आपको आपके जो रेगुलर इनकम टैक्स की जो प्रचलित दरें होती है वो उस दर के अनुसार इनको आयकर देना होता है। जैसे इनकी रेगुलर इनकम होती है, मान लो कोई कर्मचारी है तो उससे उनको सैलरी मिल रही है, या फिर इन्होंने कोई प्रॉपर्टी किराए से रखी उससे इनकम आ रही है, या फिर मान लो इन्होंने FD बैंक में रखी उससे ब्याज मिल रहा है, या फिर दोस्तों इनका कोई बिजनेस है, प्रोफेशनल व्यक्ति है, वहाँ से इनकम आ रही हो। तो साथ ही साथ में अगर ये कोई प्रॉपर्टी बेच देते हैं और ये इनके पास में 2 साल से कम रही है स्वामित्व में, इनके मालकी के पास मालकी के रूप में, तो इनसे जो इनको प्रॉफिट होता है, जो कमाई होती है, तो उस कंडीशन में इनको शॉर्ट टर्म गेन अल्पकालीन पूंजी लाभ आय कहा जाता है। और रेगुलर इनकमों के साथ ये इनकम में जुड़ती है गणना के लिए, आयकर गणना के लिए, और उस पर टैक्स देना होता है। लेकिन अगर मान लो यही प्रॉपर्टी जिस तारीख को इन्होंने खरीदी है, वो खरीदी की तारीख मान लो इनकी 2 साल से ज़्यादा की है, जैसे कि अभी ये जो प्रॉपर्टी हमने मकान संपत्ति की जो जानकारी दी थी वो 4 वर्ष पुरानी थी, क्योंकि वो 2 वर्ष से ज़्यादा के लिए स्वामित्व में थी, इसके लिए इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना हुआ। उस स्थिति में अगर मान लो ये जो खेत हुआ या प्लॉट हुआ या दुकान हुई या खाली ज़मीन हुआ, फ्लैट हुआ या कोई मकान हुआ, अगर ये 2 वर्ष से कम अवधि के लिए रहता है तो इसकी जो गणना होती है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में होती है। और अगर मान लो ये 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए इनके स्वामित्व में रहती है प्रॉपर्टी बेचने वाले के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में इसकी आयकर गणना करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो खेत बेचा गया है ये आज से 6 साल पहले लिया गया था, तो चूंकि 6 साल पहले लेने के कारण 2 वर्ष से अधिक की अवधि है, तो उस स्थिति में इनको इस 2 करोड़ की जो एग्रीकल्चर लैंड खेती इन्होंने बेची है इस पर आयकर की गणना करनी होगी। चूँकि उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है दोस्तों वो ये मान के चलिए कि वो 10 लाख से कम थी, तो उस स्थिति में इनके ऊपर 6 किलोमीटर का दायरा लागू होता है, और ये 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर खेती होने के कारण, एग्रीकल्चर लैंड स्थित होने के कारण जो कि बेची गई है, तो इस पर आयकर गणना पर इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना आता है। तो इसके लिए या तो इनको 20% की दर से जो भी इनके द्वारा प्रॉफिट किया गया है प्रॉपर्टी बेचने पर खेती के रूप में, इस पर 20% दर से आयकर देना होगा। अब इसमें देखना होगा कि ये जो 2 करोड़ में इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड खेती बेची है, खेत बेचकर इनको जो 2 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है, इसमें से जब इन्होंने 6 वर्ष पहले ये आज से प्रॉपर्टी खेत बेचने के आज की दिनांक से 6 वर्ष पूर्व जब इन्होंने खेती खरीदी थी, तो उस समय इन्होंने मात्र इसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे। लेकिन उस क्षेत्र का विकास होने के कारण कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आए कि उस स्थान की, उस जगह की वैल्यूएशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। अब इनको
आप पैसों की आवश्यकता होने के कारण ये उस खेत को, उस एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर, जो कि उसमें उन्होंने 1 करोड़ 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की थी राशि, वो आज उसको बढ़कर इनको 2 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो उस स्थिति में इनको प्रॉफिट ही 95 लाख का हो गया। तो एक स्थिति में या तो ये पूरे 95 लाख पर इनकम टैक्स देते 20% की दर से, उस पर जो सेस वगैरह लागू होगा उसके अनुसार, और या फिर अगर मान लो वो इस प्रॉपर्टी को बेचकर कोई दूसरा खेत खरीदना चाहते हैं, तो उस दूसरे खेत खरीदने में इनको 95 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं। और अगर ये 31 जुलाई तक अगर ये इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं तो उसमें इनको आयकर की छूट मिल जाएगी। या अगर ये 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न भरने की तारीख तक अगर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो इनको नेशनलाइज बैंक में कैपिटल गेन खाता खोलकर, जो कि इनके द्वारा खेत बेचकर राशि प्राप्त की गई है, सेक्शन 54B के अंतर्गत ये दूसरा खेत खरीदने के लिए कुछ समय अवधि के लिए कैपिटल गेन खाते में राशि को फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, ये जनरल कैपिटल गेन खाते में रख सकते हैं। उस स्थिति में जब ये दूसरा खेत खरीदेंगे तो उस स्थिति में इनको, जब ये 2 वर्ष के अंदर नया खेत खरीद लेंगे, तो जिस व्यक्ति से खेत खरीद रहे हैं तो उस व्यक्ति को डायरेक्ट कैपिटल गेन खाते से ये इनके बैंक अकाउंट में IFSC कोड में पैसा ट्रांसफर कर देंगे और ये इनको आयकर की छूट प्राप्त हो जाएगी। जिस वर्ष में प्रॉपर्टी बेची जाती है उस वर्ष का आयकर रिटर्न भरना होता है और उसमें बताना होता है कि हमको हमारे इसी सोर्स से, इसी माध्यम से इनकम प्राप्त हुई है, चाहे हम रेगुलर कर्मचारी के रूप में हमको वेतन प्राप्त होता रहा हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनको किराया आता रहा हो, या हमारा बिजनेस था तो वहाँ से बिजनेस से इनकम आती हो, या फिर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा था बैंकों में, FDI कमीशन आदि की इनकम आती थी, वो इनकम हो। साथ ही साथ में इस वर्ष में हमने जो प्रॉपर्टी बेची है वो प्रॉपर्टी मकान बेची हो या खेत बेचा हो या किसी भी अन्य स्वरूप की प्रॉपर्टी बेची हो, इस प्रॉपर्टी को बेचने से भी हमको एक प्रॉफिट हुआ है कैपिटल गेन के रूप में। तो सब ये आयकर रिटर्न भरना होता है प्रॉपर्टी बेचने वाले वर्ष का भी, और उसमें ये सब बताना होता है आयकर विभाग को। और अगर मान लो आपने समय अवधि में आयकर रिटर्न भरने की 31 जुलाई के तारीख के पहले अगर ये इन्वेस्टमेंट कर दिया है दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने में, तो इसकी छूट ले ली जाती है संबंधित सेक्शन 54, 54B, 54F, 54EC, जो भी सेक्शन जिस पे लागू होते हैं। तो उस कंडीशन में ये वहाँ इन्वेस्टमेंट करके इसकी जानकारी आयकर विभाग को देके इसमें इनकम टैक्स छूट प्राप्त कर लेते हैं। या फिर अगर ये वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते दोस्तों, तो उस स्थिति में इनको कैपिटल गेन खाता खोलना होता है। और जिस स्थिति में अगर कोई मकान है तो मकान की स्थिति में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष की अवधि जो लागू होती है, उस स्थिति में इनको कैपिटल गेन खाते से भुगतान करना होता है, पेमेंट करना होता है संबंधित व्यक्ति को जहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। या फिर खेत हुआ तो खेत की स्थिति में आने वाले 2 वर्षों में इनको नया खेत खरीदने के लिए कैपिटल गेन खाते से ही भुगतान करना होता है। इस प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट करके छूट ले लेते हैं। कभी कभी स्थिति यह होती है दोस्तों कि अब हमने यहाँ पर, इन्होंने खेत बेचा और इससे इनको 2 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। अब खेत में निवेश की गई राशि थी 1 करोड़ 5 लाख और इनको मिले हैं 2 करोड़, मतलब 95 लाख रुपए का इस खेती को बेचने से इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट हुआ। अब अगर मान लो ये चाहते हैं कि हम खेत के बदले खेत ना लेते हुए हमारे पास में कोई रेसिडेंटल मकान नहीं है और अच्छी लोकेशन पे हमको मकान मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस राशि को एक नया मकान खरीदने में इन्वेस्टमेंट कर दें। तो ये कर सकते हैं दोस्तों, आयकर विभाग इसकी बाकायदा इस पर निवेश करने पर छूट देता है और नियमानुसार आप इसमें कर सकते हैं। पर इसमें कुछ नियम बदल जाते हैं। जब आपने 1 करोड़ 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख इस पे 95 लाख का प्रॉफिट लेकर 2 करोड़ में खेत बेचा, तो आपको यहाँ जब खेत के बदले आप खेत खरीद रहे थे तो वहाँ निवेश करना थे 95 लाख। लेकिन इस खेत को बेचने पर अब अगर मान लो आप मकान लेना चाह रहे हैं या फिर आप प्लॉट लेकर इसमें कोई नया निर्माण करना चाह रहे हैं, तो आप इस खेत को बेचने की प्राप्त की राशि को खेत में तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पूरी की पूरी राशि इन्वेस्टमेंट करनी होगी। पूरी की राशि का मतलब आपके 1 करोड़ 5 लाख जो आपने निवेश किए थे प्लस जो 95 लाख का प्रॉफिट हुआ था वो, और आप ऐसे टोटल मिलाकर 2 करोड़, मतलब आपको खेती बेचने से कितना अमाउंट मिला है 2 करोड़। तो ये पूरे का पूरा 2 करोड़ आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। 31 जुलाई के पहले अगर आप मान लो 2 करोड़ रुपए में कोई बनाया हुआ पहले से बना कोई मकान है अगर वो खरीद लेते हैं तो इसमें सेक्शन 54F के अंतर्गत आपको आयकर में छूट मिल जाएगी और आपको कोई आयकर देना नहीं होगा और ना ही कोई कैपिटल गेन खाता खोलना होगा। लेकिन अगर मान लो आपको आपका मनचाहा लोकेशन पर मनचाहा मकान अगर नहीं मिल पाया 31 जुलाई तक, तो आपको क्या करना होगा,
कि आपको किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन खाता खोलना होगा और वहाँ बताना होगा कि हमारा खेत बिका है और हमको 2 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है, और हम इसका इन्वेस्टमेंट जो है आने वाले समय में जब भी हमको हमारे मनमाफिक लोकेशन पर हमको हमारे अनुसार प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो हम वहाँ उसका निवेश कर देंगे, और वो सेक्शन होगा 54 है। तो जब ये फॉर्म भर के आप राष्ट्रीयकृत बैंक में कैपिटल गेन खाता खोलकर ये जानकारी दे देते हैं दोस्तों, तो आप जब उस वर्ष का आयकर रिटर्न भरेंगे तो उसमें ये जानकारी आपको देनी होती है कि हमने जो खेत बेचा था और उससे हमको जो 2 करोड़ रुपए मिले थे, तो हमने वो 2 करोड़ रुपए जो है राष्ट्रीयकृत बैंक में, नेशनलाइज बैंक में कैपिटल गेन खाता खुला है और उसमें जमा कर लिया है, उसका खाता नंबर ये है, और हम आने वाले समय में इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। आयकर विभाग को ये आयकर रिटर्न में जानकारी दे दी जाती है। फिर भविष्य में जब भी आपको आने वाले 2 वर्षों के अंदर आप जहाँ भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, नया मकान खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं या प्लॉट लेके निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें आप इसको निवेश कर सकते हैं और आयकर की आपको इस प्रकार से छूट मिल जाती है। कभी कभी ये देखना होता है कि अब प्रॉपर्टी के जो नेचर होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। वो होता है रेसिडेंटल, वो होता है कॉमर्शियल, वो होता है इंडस्ट्रियल। आप कोई प्रॉपर्टी को रहवास के रूप में यूज़ कर सकते हैं या किसी प्रॉपर्टी को आप कॉमर्शियल बिजनेस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आप इन्वेस्टमेंट, आपके पास राशि होती है तो इन्वेस्टमेंट के रूप में आप उसमें निवेश करते हैं। तो आप ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये मकान हो सकता है, ये खेत हो सकता है, ये कोई खाली प्लॉट हो सकता है, ये एक दुकान हो सकती है, कोई मल्टी हो सकती है। तो उस स्थिति में जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर वो प्रॉपर्टी आपके स्वामित्व में, आप उसके मालिक 2 वर्ष से अधिक अवधि तक रहे, तो जब भी आप जिस वर्ष में प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस स्थिति में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना करनी होती है दोस्तों इसमें। और आयकर द्वारा जो निर्धारित की गई आयकर दर है, सामान्य स्थिति में अगर आपकी इनकम सैलरी से हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो, या फिर कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो, अदर सोर्सेज से हो, उस स्थिति में सामान्य आयकर की दरें लागू होती है और उस पर उससे आयकर देना होता है। लेकिन जब प्रॉपर्टी बेची जाती है तो प्रॉपर्टी बेचने से जो इनकम प्राप्त होती है उस पर एक विशेष दर होती है 20% की। उस 20% की दर से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है। और जब प्रॉपर्टी जिस वर्ष में बेची जाती है उसका कैलकुलेशन करके आपको ये देखना होता है कि आपके पास में कितने वर्ष तक, कितने दिनों तक ये प्रॉपर्टी आपके मालिकी के रूप में, आपके स्वामित्व के रूप में आपके पास रही। ये भले ही आपने स्वयं खरीदी हो, पैसे जमा करके, जब भी आपने निवेश करके प्रॉपर्टी खरीदी हो, बैंक लोन के माध्यम से खरीदी हो, या किसी से अकाउंट पे चेक के माध्यम से पैसे प्राप्त करके अल्प अवधि के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किए गए हो, लेकिन इसका कैलकुलेशन उन दिनों का किया जाता है कि अगर ये 2 वर्ष से अधिक के अवधि के लिए आपके स्वामित्व में रहे, मालकी में रहे, और जिस वर्ष में आप बेच रहे हैं, तो अगर ये 2 वर्ष से अधिक की अवधि हो गई तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इस पर। और इसकी विशेष दर आयकर विभाग द्वारा रखी गई है, जो निश्चित की गई वो 20% है। साथ ही साथ में इसको सेस वगैरह लागू होता है, स्थिति के अनुसार सरचार्ज इस पर लागू होता है। तो उस स्थिति में इस पर उस 20% की दर से आयकर देना होता है। या अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप आयकर देने से छूट लेकर इसमें कोई दूसरी प्रॉपर्टी निवेश करते हैं, तो उस कंडीशन में चाहे वो मकान हो, खेत हो, प्लॉट हो, फ्लैट हो, तो जो भी नेचर की आपने प्रॉपर्टी बेची है, तो उस नेचर के अनुसार किसी अन्य प्रॉपर्टी में उसी नेचर वाली, उसमें उस संबंधित सेक्शन में, चाहे वो सेक्शन 54 हो सकता है, 54B हो सकता है, 54F हो सकता है, तो उस सेक्शन में इसको इन्वेस्टमेंट करना होता है। और साथ ही साथ में एक निश्चित अवधि जो 31 जुलाई की होती है, उस 31 जुलाई की जो अवधि के पूर्व अगर ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो इसकी छूट मिलती है संबंधित सेक्शन में। अदरवाइज इनको नेशनलाइज बैंक में कैपिटल गेन खाता खोलना होता है और वहाँ पर इस राशि को जमा करना होता है और निश्चित अवधि में इसका इन्वेस्टमेंट करना होता है। साथ ही साथ में खरीदार को ये ध्यान रखना होता है कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उस पर TDS, अगर मान लो वो ऑपरेटिव पैन कार्ड है तो 1% की दर से काटना है, और अगर मान लो वो इन ऑपरेटिव पैन कार्ड है तो उस कंडीशन में 20% की दर से उन पर TDS काटना है। वो जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, जो इस प्रॉपर्टी का मालिक है, उसके पैन कार्ड पर ये TDS जमा करना है आयकर विभाग में। और जिसका पैन कार्ड है और जिसका ये TDS कटा है, उनको ये उनके 26S, AIS, TIS पे दिखाई देती है। जब ये उनका आयकर रिटर्न भरते हैं तो उसमें आयकर की गणना करते हैं अपने सभी प्रकार की इनकम बता के, और उस इनकम पर आयकर की गणना की जाती है।
उसमें इनके द्वारा जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले के द्वारा जो टीडीएस काटा गया है वो भी ये हाईलाइट होता है और वो कम किया जाता है। साथ ही साथ में इसके अतिरिक्त और कोई आयकर देय बनता है, इसकी डिमांड आती है, तो वो सेल्फ असेसमेंट से भरना होता है। या फिर अगर मान लो जो कैलकुलेशन इन्होंने आयकर का किया है उस कंडीशन में अगर इनका जो टीडीएस कटा है वो ज़्यादा हो गया है और आयकर की गणना कम है, आयकर कम देना आ रहा है, तो जो अतिरिक्त आयकर विभाग में टैक्स जमा है, टीडीएस जमा है, तो उसका रिफंड इनको ब्याज सहित मिल जाता है। इसके लिए इनको अपना सभी जितने भी इनके बैंक खाते में है, बैंकों में खाते हैं प्रॉपर्टी बेचने वाले के, तो उन प्रॉपर्टी बेचने वालों को अपने सभी बैंक खातों के आयकर विभाग को जानकारी देनी होती है आयकर रिटर्न भरते समय। ये वैलिडेट बैंक खाते होना चाहिए, इनकी केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, इसमें पैन कार्ड में आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये ऑपरेटिव पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ में वैलिडेट बैंक अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल अपडेट होना चाहिए। उस इस स्थिति में इनको रिफंड मिल जाता है। दोस्तों, आज हमने आपको इसमें जानकारी दी कि कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है तो उस प्रॉपर्टी को बेचने पर हम अगर आयकर बचाना चाहते हैं और इस राशि को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहाँ पर करें, किस स्वरूप की प्रॉपर्टी थी, और उसके बाद में अगर हम एक निश्चित अवधि में अगर 31 जुलाई तक वो नहीं कर पाते तो हमको कैपिटल गेन खाता खोलना होता है राष्ट्रीयकृत बैंक में। और प्रॉपर्टी जब बेची जाती है तो खरीदने वाले व्यक्ति के द्वारा इस पर 1% की दर से अगर वो ऑपरेटिव पैन कार्ड हो तो टीडीएस काटा जाता है और ये टीडीएस प्रॉपर्टी बेचने वाले के पैन कार्ड पर 26 TIS AIS में दिखाई देता है और वहाँ पर इसकी आयकर गणना करते समय इसकी छूट ले ली जाती है। साथ ही साथ में अगर ये अधिक टैक्स इनका भर दिया गया है इनकम टैक्स विभाग में तो आयकर विभाग से इनको रिफंड मिल जाता है। दोस्तों, आगे भी हम नए नए टॉपिक पर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, टैक्स से संबंधित नए नए वीडियो में इसकी जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन है उसको दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो इसकी जानकारी आपको हाथों हाथ इसकी जानकारी वीडियो डालते से ही आपको मिल जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसका फ़ायदा अन्य प्रॉपर्टी बेचने वालों को भी हो तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि ये जानकारी उनको प्राप्त हो और प्रॉपर्टी बेचने पर जो इन्होंने प्रॉफिट किया है उससे वो समय पर निवेश कर सके और इसका फ़ायदा ले सके। दोस्तों, अगर आप हमारी वर्चुअल सर्विस भी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, टैक्सेशन से संबंधित या फिर प्रॉपर्टी बेचने पर आपको जो आयकर रिटर्न भरना है, कैपिटल गेन टैक्स भरना है, वो किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया की जाती है, तो उसके लिए आप हमारी वर्चुअल सर्विस भी ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। जिसके लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9300771422, 9300771422, 8349700286। इन मोबाइल नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं और आपको प्रॉपर्टी से संबंधित डीलिंग करने में अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, आपको प्रॉपर्टी बेचने पर आयकर रिटर्न भरवाना हो या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित किन नियमों का पालन करना हो, इसकी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वर्चुअल सर्विस भी ले सकते हैं। साथ ही साथ में प्रॉपर्टी से संबंधित रेगुलर अपडेट जानने के लिए फिर से आपसे हम ये बता रहे हैं कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रेगुलर जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।